किसी भी देश की जो नियम पुस्तिका होती है, यानी उसका संविधान, वो रातों रात नहीं लिखा जाता। सोचिए एक ऐसी रूल बुक जिसे लिखने में दिन या महीने नहीं बल्कि पूरे 200 साल लग गए। ये कहानी है भारत के संविधान की। और ये कहानी किसी शांत कमरे में नहीं बल्कि एक कंपनी के साम्राज्य बनने की उथल-पुथल में लिखी गई। तो सवाल यही उठता है कि किसी देश का संविधान आखिर बनता कैसे है? क्या ये कुछ बहुत बुद्धिमान लोगों के दिमाग की उपज है या फिर सदियों की गलतियों और सुधारों का एक बहुत लंबा सफर? भारत के मामले में जवाब किसी भी कहानी से ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा है। देखिए, भारत के लिए ये कहानी आग में तप कर बनी है। पहले एक बेगाम कॉरपोरेशन का फैलाया हुआ खेओस और फिर उस पर काबू पाने की कोशिश में एक साम्राज्य का मजबूत शिकंजा। हमारा आज का संविधान असल में कंट्रोल के लिए चली उस 200 साल लंबी खींचतान की ही एक गूंज है। तो चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। हम शुरू करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी से शासक बनने की कहानी से। फिर देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत ने उसे काबू में किया और आखिर में कैसे स्वशासन के वो बीज बोए गए जिनसे आज़ादी का अंतिम खाका तैयार हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, हुकूमत करने नहीं। लेकिन जब ताकत हाथ लगती है तो इरादे बदल जाते हैं। जल्द ही वो टैक्स वसूलने लगे, अपनी सेना रखने लगे, जंग लड़ने लगे। इससे एक भयानक एडमिनिस्ट्रेटिव संकट खड़ा हो गया। जरा सोचिए, अगर आज कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अचानक एक देश चलाने लगे तो क्या होगा? वो उसके लिए बनी ही नहीं थी। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। लंदन में बैठे लोगों तक कंपनी के भ्रष्टाचार और उसकी बेहिसाब ताकत की खबरें पहुंचने लगीं। तो ब्रिटिश संसद को लगा कि भाई अब दखल देने का वक्त आ गया है। मतलब जिस राक्षस को उन्होंने खुद बनाया था, अब उसे लगाम पहनाने की जरूरत थी। और इसकी शुरुआत हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। हुआ ये कि कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी और भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। जब उसने ब्रिटिश सरकार से कर्ज मांगा तो जवाब साफ था, पैसा तो मिल जाएगा लेकिन अब से नियम हमारे होंगे। और इसी लेन देन में अनजाने में ही सही भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की पहली ईंट रख दी गई। इस कानून ने सिस्टम में जैसे भूचाल ला दिया। पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, जिसके नीचे मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी आ गई। पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब उनकी ताकत को भी काबू में रखने के लिए एक 4 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई और कानून व्यवस्था के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी खोल दिया गया। ये एक तरह से लंदन में बैठकर बनाया गया एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम था। लेकिन 1773 का एक्ट काफी नहीं था, तो 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट, जो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार लेकर आया। ताकत का बंटवारा। तय ये हुआ कि कंपनी अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए व्यापार तो संभालेगी, लेकिन जो बड़े राजनीतिक और सैनिक मामले हैं उनकी निगरानी एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, जो सीधे ब्रिटिश सरकार को जवाब देगा। मतलब एक ही सिस्टम में 2 बॉस, एक कंपनी और एक सरकार। इसके बाद तो चार्टर एक्ट्स की एक पूरी सीरीज ही आ गई और हर एक्ट ने कंपनी की ताकत को थोड़ा और कम कर दिया। 1813 में चाय और चीन को छोड़कर उनका व्यापार पर एकाधिकार खत्म हो गया। फिर 20 साल बाद 1833 में वो एक व्यापारिक कंपनी से पूरी तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई और पूरे भारत के लिए एक गवर्नर जनरल बना। और आखिर में 1853 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। पहली बार कानून बनाने और शासन चलाने के कामों को अलग अलग किया गया। कंपनी धीरे धीरे एक मॉडर्न सरकार के ढांचे में ढल रही थी। और फिर आया साल 1857, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। महान विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की नींव तक हिला दी। इस विद्रोह ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, एक कंपनी अब और भारत पर राज नहीं कर सकती। ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म हो चुका था। 1857 के उस भयानक झटके के बाद लंदन ने फैसला किया कि अब कंट्रोल सीधा हमारे हाथ में होगा। अब भारत किसी कंपनी की जागीर नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का ताज का गहना था। और यहीं से शुरू हुआ एक नया दौर, एक फॉर्मल इंपीरियल स्ट्रक्चर बनाने का। ये बदलाव जबरदस्त था। वो जो दोहरी कंट्रोल वाली उलझी हुई व्यवस्था थी, उसे खत्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल को एक नया टाइटल दिया गया, वाइसरॉय, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि होता था। पहले वाइसरॉय बने लॉर्ड कैनिंग और अब वो सीधे लंदन में बैठे एक नए और पावरफुल मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को जवाब देते थे। कंट्रोल अब बिल्कुल सीधा और साफ था। देखिए, अंग्रेजों ने 1857 से एक बहुत कड़वा सबक सीखा था।
भारतीयों को साथ लिए बिना भारत पर शासन करना नामुमकिन है। इसलिए बहुत ही धीरे धीरे और सावधानी से उन्होंने सत्ता के दरवाजे में छोटी छोटी दरारें खोलना शुरू किया। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को थोड़ी बहुत भागीदारी देने की शुरुआत हुई। स्वशासन के बीज भले ही बहुत छोटे थे, पर बो दिए गए थे। ये प्रोसेस इतनी धीमी थी कि यकीन करना मुश्किल है। 1861 में कुछ भारतीयों को परिषदों में नॉमिनेट तो किया गया, पर उनके पास कोई असली ताकत नहीं थी। करीब 30 साल बाद 1892 में उन्हें बजट पर चर्चा करने और सवाल पूछने का अधिकार मिला। एक बड़ी कामयाबी 1909 में मिली, जब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। हर कदम छोटा था, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा था। लेकिन 1909 का कानून अपने साथ एक बहुत ही जहरीला विचार भी लेकर आया, सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। इसका मतलब था कि मुस्लिम प्रतिनिधियों को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुन सकते थे। अंग्रेजों ने कहा कि यह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन असल में यह फूट डालो और राज करो की क्लासिक चाल थी। एक ऐसी नीति जिसकी दुखद गूंज दशकों तक सुनाई देती रही। 1919 में अंग्रेजों ने एक और बड़ा अजीब एक्सपेरिमेंट किया, जिसे द्वैध शासन या डायरकी कहा गया। सोचिए, आपको गाड़ी तो दे दी, लेकिन स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक किसी और के पास है। चलाएंगे कैसे? भारतीय मंत्रियों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभाग दिए गए, लेकिन असली ताकत, मतलब पुलिस, पैसा, कानून व्यवस्था, ये सब अंग्रेजों ने अपने पास ही रखा। ये आधी अधूरी पावर वाला सिस्टम, जैसा कि उम्मीद थी, पूरी तरह से फेल हो गया। दशकों के एक्सपेरिमेंट्स और छोटे छोटे सुधारों के बाद आखिरकार वो पल आया जिसने सब कुछ तय कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा, बहुत डिटेल में बनाया गया दस्तावेज था। ये वो खाका था जो आज़ाद भारत के संविधान के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बना। इसके आकार का अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाइए, 321। इस कानून में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। ये ब्रिटिश संसद के इतिहास में पास किया गया सबसे लंबा कानून था। ये भारत के लिए एक पूरा सरकारी ढांचा बनाने की एक जबरदस्त कोशिश थी। और इसकी सबसे बड़ी विरासत वो थी शक्तियों का बंटवारा। इस एक्ट ने 3 लिस्ट बनाई, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। इसका मतलब ये था कि केंद्र सरकार रक्षा और विदेश मामलों जैसे मुद्दे देखेगी, राज्य सरकारें पुलिस और स्वास्थ्य जैसे मामले संभालेंगी, और कुछ पर दोनों कानून बना सकेंगे। यही सिस्टम आज भी भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की रीढ़ है। इस एक्ट ने और भी बहुत कुछ किया। इसने उस फेल हो चुके द्वैध शासन को खत्म करके राज्यों को ज्यादा आजादी दी। इसने उन संस्थाओं की नींव रखी जिन्हें आज हम सुप्रीम कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और हाँ, इसने सरहदें भी बदली, बर्मा को भारत से अलग कर दिया। ये एक आधुनिक राष्ट्र की बुनियाद रख रहा था। और फिर लगभग 200 सालों के इस लंबे सफर के बाद आया आखिरी पन्ना। दशकों के स्वतंत्रता संग्राम और माउंटबैटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने वो कानून पास किया जिसने भारत में उनके साम्राज्य का अंत कर दिया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस एक कानून ने सब कुछ बदल दिया। इसने भारत को एक आज़ाद और संप्रभु देश घोषित किया, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर, देश का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा। ब्रिटिश सत्ता के जो बड़े बड़े प्रतीक थे, वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद, वो सब खत्म कर दिए गए। इस कानून पर दस्तखत के साथ ही 200 साल के ब्रिटिश शासन का औपचारिक रूप से अंत हो गया। तो ये लंबी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये औपनिवेशिक विरासत, ये जो ढांचा हमें मिला, वो एक आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए एक मजबूत नींव थी, या फिर ये एक बोझ है जिसकी खामियां आज भी हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं मौजूद हैं? शायद इसका जवाब दोनों में है, और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी भारत की राजनीति और समाज में गूंजता है।